हेलो दोस्तों, आप सभी का दीन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल हैं जो इसके अंदर हम सीखने के लिए मिलने वाली है हमें। और अगर आप कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, नेट हो, इवन आप कॉलेज में हो, ह्यूमन राइट्स या पॉलिटिकल साइंस आपके पास हो, तो उसमें भी अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सही से समझिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। अगर आज की इस वीडियो के हम प्रमुख टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किन किन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी सम्मेलन है क्या और पृथ्वी सम्मेलन को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख मुद्दे इसके अंदर में जब सबमिट हुआ तो सबमिट के बाद सबमिट के अंदर में कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पे बातचीत की गई, किस किस मुद्दों पे एग्रीमेंट बना, देशों के बीच में समझौते हुए सहमति हुई, ये भी देखेंगे। साथ साथ देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन की क्या उपलब्धियां रहीं। उपलब्धियों के तहत हम संधियों के बारे में बात करेंगे कि किन देशों ने कौन सी संधियों को एक्सेप्ट किया, कौन सी संधियों को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और एक्सेप्ट किया गया तो उनमें कौन कौन से एजेंडे थे। अगर मान लो कोई संधि एक्सेप्ट कर ली गई तो उस संधि के अंदर में कोई एजेंडा होगा ना, कोई रूल होगा, रेगुलेशन होगा, तो कौन कौन से रूल रेगुलेशन थे, क्या मोटिव था उस संधि का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कहीं समझने में या फिर कुछ और, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, जो मैं आगे बता दूँ आपको क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी सम्मेलन है क्या, तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पृथ्वी सम्मेलन है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये इस सम्मेलन को करवाया किसने था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने करवाया। कब करवाया था, तो 1992 में 3 से लेकर 14 जून तक ये चला था। कहाँ पर, तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी में। ठीक है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में चला था। तो समझो इस सम्मेलन का जो थीम था मतलब एक चीज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, मतलब उस थीम के जो सम्मेलन के अंदर जिस पे बात की गई वो पृथ्वी थी, जिसके कारण से इसको नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसको पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आता है। ये सम्मेलन कहाँ किया गया, तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, जेनेरियो में किया गया, तो इसके कारण से इसको रियो डी जेनेरियो भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण से कि उस जगह पे करवाया गया तो वो वहां का सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो इसको अगर रियो डी जेनेरियो के नाम से आपके पास क्वेश्चन आता है कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है, या रियो शिखर सम्मेलन क्या है, या रियो सम्मेलन क्या है, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, या पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इस तरह से कुछ भी 4-5 में से कुछ भी नाम बन के आता है क्वेश्चन, तो आप इसी के बारे में लिखने वाले दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पढ़ के जाते हैं एक है और वहाँ पे 4 नाम निकलते हैं, फिर बोलते हैं यार ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं, जबकि सेम होता है। तो नाम सबका जाना बहुत जरूरी होता है। समझ में आता है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो ये कुछ पिक्चर है, ठीक है, जो करवाया गया था 3 जून से 14 जून तक के बीच में। किस तरह का था, 1992 का। ये सारा आप देख रहे हो, ऊपर में बोर्ड लगा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में टोटल 182 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मतलब अलग अलग देशों से सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं जो पर्यावरण के लिए लड़ते थे, पर्यावरण के लिए खड़े होते थे, ठीक है, जिन्होंने पर्यावरण के लिए आवाज उठाया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो 20,000 से अधिक संख्या में थे। पर्यावरण संरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहा है। ठीक है, अब सबका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तौर पे इसे देखा गया। सभी राष्ट्रों की एक नई वैश्विक साझेदारी कायम करने की जरूरत थी। मतलब यहाँ पे क्या इन्होंने किस टॉपिक पे मेन बात किया कि जितने भी राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सारे राष्ट्रों को एक नई वैश्विक कामयाबी कायम करने की जरूरत है। ठीक है, साझेदारी करने की जरूरत है। अगर मान लो सभी लोग साझेदारी मतलब एक साथ मिलकर अगर हम फाइट करते हैं तब हम जीत पाएंगे। आप अलग जा रहे हो, मैं अलग जा रहा हूँ, वो अलग जा रहा है, तो फिर हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे अपनी मंजिल तक। मंजिल सबकी एक ही है कि पर्यावरण को बचाना, पर सारे अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो कौन पहुंचेगा वहां पे। तो इसके कारण से यहाँ पे ये मेन टॉपिक रखी गई थीम के अंदर में कि नई वैश्विक साझेदारी को कायम करना और साथ साथ दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करना। ऐसा विकास करना सबको, भाई देखो अब चाहे जो अमीर देश है चाहे गरीब देश है, सबको विकास करना है, सबको अपनी तरक्की करनी है। तो उस तरक्की का जरिया क्या बताया कि दीर्घकालीन तरक्की ऐसी हो जो लॉन्ग टाइम तक स्टैंडेबल हो, टिकी हो, सतत विकास जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सतत विकास भी कहते हैं, आगे बात करेंगे सतत विकास क्या होता है। तो मतलब ऐसा कहा गया कि तरक्की ऐसी हो जो लंबे समय तक टिकी रहे। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया भाई, वो 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद या 10 साल बाद वो गिर गया, खराब हो गया। ऐसा तरक्की नहीं चाहिए, ऐसी तरक्की चाहिए जो लंबे समय तक चले। समझ में आता है। तो इसके टॉपिक पे ये 2 थीम थी, मतलब बेसिक थी चीजें इस टॉपिक के, मतलब इस समिट के अंदर में कि हाँ यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करेंगे। समझ में आता है।
आगे देखते हैं। तो इस पर्यावरण सम्मेलन का प्रमुख मुद्दे क्या थे, कौन कौन से मुद्दों पे बात की गई। तो अगर प्रमुख मुद्दों की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंध, मतलब जो दुनिया को प्रदूषण से बचाना, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी इस समय पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है प्रदूषण को। अभी कुछ समय पहले दिल्ली भी एक गैस चैम्बर के रूप में बदल चुकी थी, इतना प्रदूषण था। ठीक है, तो इस कारण से पूरे विश्व के अंदर में ये प्रदूषण बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, और ये किसी एक देश के लिए नहीं है कि जो अमीर देश है या जो गरीब देश है या जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है या कम है, ऐसा नहीं है, सभी के लिए प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में हर जगह प्रॉब्लम है ये पोल्यूशन का। ठीक है, तो इसका वित्तीय प्रबंध करवाना, ठीक है, कि किस तरह से हम इसकी सहायता से, वित्तीय प्रबंध की सहायता से, पैसे की सहायता से या कुछ और टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इसको दूर कर सकते हैं। वनों का प्रबंध, वनों का प्रबंध मतलब किस तरह से हम वनों को बचाने के लिए अलग अलग तरह से संस्थाएं या फिर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर निगरानी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी गई। संस्थागत प्रबंध, तकनीक का हस्तांतरण। तकनीकी हस्तांतरण मतलब क्या होता है कि अगर मान लो टेक्नोलॉजी मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई मशीन है, तो मैं उसको आपको दूं, भाई ये लो इससे बचाओ, ये लो इससे, मतलब एक तरह से सूचना प्रदान करना, आपस में साझेदारी, सूचना का लेन देन करना। ठीक है, तकनीकी हस्तांतरण करना, एक दूसरे को लेना देना। ठीक है, अगर जो चीज़ आपके पास है आप मुझे दो, मुझे बताओ, मेरे पास जो है मैं आपको बताऊंगा, जानकारी की साझेदारी करना, ऐसा करके ये भी था। जैविक विविधता, जैविक विविधता के ऊपर बात की गई कि भाई जैविक विविधता आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दिन पे दिन अलग अलग जो जानवर है मरते जा रहे हैं, या फिर अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, जो बहुत कम देखे जा रहे हैं आजकल। तो अगर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो जो साइकिल चेन है वो टूट जाएगा। साइकिल चेन मतलब क्या, कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो ये वाला नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैव विविधता को बनाए रखना ये भी बहुत जरूरी है, ये भी इसके ऊपर बात की गई। साथ साथ वहाँ पे मेन जो टॉपिक रहा, इन सब के बाद भी मेन टॉपिक जो रहा वो सतत विकास रहा। सतत मतलब क्या होता है, टिकाऊ। सतत मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चले। तो यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक बात की गई इस पृथ्वी सम्मेलन में कि भाई सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास क्या, कि मतलब अगर मान लो आप पेड़ लगा रहे हो तो ऐसे, या फिर कोई जंगल बसा रहे हो, या फिर प्रदूषण के ऊपर बात कर रहे हो, तो इस तरह का बात करो, इस तरह की उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां अपनाओ कि सतत विकास रहे, लंबे टाइम तक चले। आप अगर आज कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कल आपका बच्चा भी यूज करे उसका, फिर उसका मतलब जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे के लिए भी रहे। ठीक है, मतलब टिकाऊ ज़्यादा। आज कई बार आपने सुना होगा कि पेट्रोल बहुत कम है, लिमिटेड है, आज ज़्यादा यूज़ करोगे तो कल के लिए बचे भी ना, आपके बच्चे शायद देखे भी ना पेट्रोल। ठीक है, तो इस कारण से कहा गया कि कुछ चीज़ों को ऐसे यूज़ करो जिनको हम जानते हैं कि इनकी मात्रा कम है, या फिर वो जैविक विविधता में आते हैं, मतलब वो बहुत रेयर है, तो उसको इस तरह से यूज़ करो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे देख सके, उसका सुख भोग सकें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बात की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर इस पृथ्वी सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों की बात करो, प्रमुख उपलब्धियां के अंदर में हम बात करते हैं, तो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 2 दस्तावेज, एजेंडा 21 और रियो घोषणा प्रमुख थे। इसके अंदर एजेंडा 21 के अंदर में टोटल 21 मुद्दों को उठाया गया। ठीक है, या फिर 21 सुझाव दिए गए कि इस तरीके से अगर देश अपनाते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कहा गया। समझ में आता है। रियो घोषणा में भी यही सेम चीज़ें थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गाइडलाइन, रोड मैप तैयार दिया गया। साथ साथ ये तो 2 प्रमुख घोषणाएं थी ही, उपलब्धियां थी ही, साथ साथ उन्होंने UNFCCC जैव विविधता और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के ऊपर बात की। ठीक है, कन्वेंशन पे बात करी कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये सारी चीजें संयुक्त राष्ट्र संघ करवा रहा था, सबसे पहली चीज। ठीक है, जिसमें एजेंडा 21 और रियो घोषणा प्रमुख थे, जिन्होंने बहुत सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई एजेंडा 21 के तहत ना पेड़ लगाना, ठीक है, धरती बचाना, प्रदूषण को कम करना, जो भी मतलब ये है, ये सारी चीजें आएंगी। और रियो घोषणा में भी कुछ ऐसी चीजें डाली गई जिसको हर देश ने एक्सेप्ट किया कि इसके रूल को हम एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर इसको हम फॉलो करेंगे। ये तो समझ में आता है। फिर 2 चीजें और भी ऐड करी गई, UNFCCC जैव विविधता और मरुस्थलीकरण के ऊपर, मरुस्थलीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अब हम बात करने वाले आगे के अंदर में कि कौन कौन सी, जैसे 5 जो हमने बात किया कि एजेंडा 21 रियो घोषणा पत्र, अब इसके अंदर में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी बातें की गई, ये भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। ये दोस्तों कुछ अर्थ समिट का लोगो था, किस तरह का लोगो था ये देख लीजिए आप। ये अर्थ समिट का लोगो इस प्रकार का था। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पुटअप कर दिया जाता है कि हाँ भाई SSC का एग्जाम दे रहे हो तो लोगो किस प्रकार का था। ठीक है, सिंबल आ जाते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। कई बार ऐसे भी नॉर्मली हमें पता होना चाहिए अगर पहचान के लिए भी। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एजेंडा 21, रियो घोषणा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन,
ठीक है। और वन संरक्षण सिद्धांत, वन को बचाने के लिए क्या सिद्धांत दिए गए, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 मतलब जब ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो पृथ्वी सम्मेलन के तहत ही एजेंडा 21 का मुद्दा उठाया गया। मतलब वहाँ पे टोटल 21 मुद्दों को रखा गया कि भाई इन मुद्दों पे हमें बात करना चाहिए। अगर हम इन मुद्दों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब हमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ये चीज़ें कही गई। तो एजेंडा 21 के तहत टोटल 182 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया, मतलब 182 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। समझ में आता है दोस्तों। अब इसके अंदर में क्या बातें की गई, तो मैंने तो 21 नहीं पर प्रमुख जो बातें थी वो उसको मैं उठा रहा हूँ आपके सामने। जैसे गरीबी, उपभोग के ढंग, स्वास्थ्य, मानवीय व्यवस्थापन, वित्तीय संसाधन, प्रौद्योगिकी, उपकरण। अब यहाँ पे कहा गया कि गरीबी अगर आपके पास है, अगर किसी देश में गरीबी रहेगी तो वहाँ पे हम प्रदूषण से लड़ने के लिए सोच नहीं सकते, क्योंकि पहले हमको गरीबी दूर करनी पड़ेगी, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। ठीक है। उपभोग के ढंग, अगर मान लो लोग को जरूरत एक पेड़ की है, एक पेड़ काटने की, और वो काट 5 पेड़ रहा है, तो फिर उपभोग के ढंग सही नहीं है उनका, मतलब वो सही से उपभोग नहीं कर रहे, वो वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो कभी भी वो पर्यावरण के बारे में सोच ही नहीं सकते। अगर मान लो किसी को 1 लीटर पेट्रोल की जरूरत है और वो 5 लीटर घर में ला के रख रहा है, या फिर वेस्ट कर रहा है, गिरा रहा है, फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, उपभोग का ढंग नहीं है। ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था को कायम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, स्वस्थ नहीं है लोग, तो वहाँ पे कैसे आप पर्यावरण को बचाने के बारे में सोच सकते हो। स्वस्थ व्यवस्था मतलब लोगों के भी और पर्यावरण को भी, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। उसमें गंदा पानी डालकर या फिर जो भी और प्रदूषण फैलाकर, तो स्वस्थ व्यवस्था के बारे में भी सोचना जरूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई। वित्तीय संसाधन मतलब पैसे की उपलब्धता भी जरूरी है, तो किस प्रकार से हम आर्थिक इकोनॉमिकली मदद करेंगे दूसरों लोगों को, या फिर एजेंडा 21 में है उसके में किस तरह से हम इन्वेस्ट करें, अपने पैसे किस तरह से डालेंगे। ठीक है। और प्रौद्योगिकी उपकरण, जो भी उपकरण टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, इंडस्ट्रीज को लाएंगे, तो किस प्रकार से वर्क करेगा, या फिर उसके लिए क्या रोड मैप तय किया जाएगा कि तुम्हें क्या वर्क करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। किस तरह से उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, ये सारी चीजें इसके अंदर में बात की गई। और टोटल 21 मुद्दों को उठाया गया, जिसको 182 देशों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये सही है, मैं इसको मानता हूँ, मैं अपने कंट्री में फॉलो करवाऊंगा। ठीक है। समझ में आता है। ये एजेंडा 21 था। आगे बात करें तो आता है रियो घोषणा। अगर आप रियो घोषणा की बात करो दोस्तों कि रियो घोषणा क्या है, तो रियो घोषणा के तहत टोटल 27 सिद्धांतों को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। 27 सिद्धांतों को एक्सेप्ट किया गया। भाई ये 27 सिद्धांत है, जैसे उसमें 21 थे ना, 21 एजेंडा, इसमें 27 सिद्धांतों को एक्सेप्ट किया गया। तो 27 में से कुछ आपके सामने है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण विकास प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। पहला इसके अंदर में कहा गया सिद्धांत के अंदर में कि पर्यावरण विकास का, संरक्षण विकास का प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। भाई हर सबके एजेंडे में सभी देश अपने चीज़ों के अंदर में ये इसको रखेगा ही रखेगा, ये कही गई बात। दूसरी कहेगी राष्ट्रों को अपने ज्ञान और तकनीक को आपस में बांटना चाहिए। अगर मान लो किसी को पता चल गया कि भाई मैं प्रदूषण को कैसे कम कर सकता हूँ, तो उसे दूसरे देशों को भी बताना चाहिए, तकनीक को शेयर करनी चाहिए, जिससे वो भी वहाँ पे भी कम कर सके। ठीक है। सतत विकास की प्राप्ति के लिए निर्धनता को दूर करना चाहिए। जैसे अभी मैंने एजेंडा 21 में भी कहा था कि निर्धनता, गरीबी, ठीक है, अगर निर्धनता आप दूर करते हो तभी आप सतत विकास की प्राप्ति कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। सतत विकास मतलब टिकाऊ विकास, टिकाऊ जो लंबे समय तक चले। अगर निर्धनता है आपके देश में तो आप इस तरह का विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी पर्यावरण तथा विकास नीति के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। मतलब जो भी राष्ट्र है, जो भी देश है, उनकी देश की जो पर्यावरण नीति है उसके अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है। उसका अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। बट उसके अंदर में शर्त ये दी गई कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। ये नहीं कि आप अपना फायदे के लिए पर्यावरण को पूरा नुकसान पहुंचा दो। तो ये बातें रियो घोषणा में उठाई गई। ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो उठाई गई रियो घोषणा के अंदर में। आगे बात करते हैं तो UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक सच में बहुत बड़ा मुद्दा है भी। इसको टोटल 162 देशों ने समर्थन दिया। ठीक है। 162 देशों का समर्थन मिला, जिसके अंदर में 26 अनुच्छेदों को उठाया गया। ठीक है। 26 अलग अलग अनुच्छेदों पे बात की गई। इसका जो मेन टॉपिक था वो ग्लोबल वार्मिंग था। ठीक है। बढ़ती जो तापमान है ना, भूमंडलीय ताप, जमीन का ताप, जो धरती का तापमान जो बढ़ रहा है, उसको मेन मुद्दा बनाया गया। किस प्रकार से इसमें बात की गई, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन की मात्रा की सूचना प्रदान करना। भाई जो भी देश ग्रीन हाउस गैसों की यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उसको अपनी सूचना प्रदान करनी पड़ेगी भाई कि मैंने इतना यूज किया। ठीक है। जिससे आने वाले टाइम पे या फिर बाकी अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं वो अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय कर सके। ठीक है। तो ये
उन इलाकों को संरक्षण प्रदान करना जो बाढ़, सूखे या से प्रभावित है। ठीक है, उन इलाकों को भाई बचाओ या फिर संरक्षण दो जो बाढ़ या सूखे से प्रभावित हैं, जिनके ऊपर बाढ़ या फिर सूखे का इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण समाप्त हो चुके पौधे, वनों के संरक्षण के लिए स्वास्थ्य प्रबंध को बढ़ावा देना। भाई जो ग्रीन हाउस गैस के यूज करने के कारण, ठीक है, पौधे या फिर जंगल या फिर स्वास्थ्य प्रबंध को बढ़ावा देना, उन सबको बचाना या फिर उनको लगाने की वापस से कोशिश करना, इस्टेब्लिश दोबारा से बैठाने की कोशिश करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, ये यूएनएफसीसी का लोगो है कि किस प्रकार से फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई। तो ये लोगो उनका था यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रिलीज की गई। आगे देखते हैं, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। ठीक है, सीबीडी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सीबीडी बायोलॉजिकल डिजास्टर है जो उसके अंदर में आ जाता है सीबीडी। ठीक है, डाइवर्सिटी में। तो जैव विविधता के संरक्षण के एवं उसके सतत उपयोग में संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर में सबसे पहले अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसको 187 मतलब सदस्यों का समर्थन मिला। ठीक है, इसको 187 ने समर्थन किया। साथ साथ में इसमें ये बात की गई, मतलब ये जो समझौता था 5 जून 1992 को इस समझौते को लाया गया। ठीक है, 5 जून को लाया गया और 29 दिसंबर 1993 को ये जाकर एक्सेप्ट होता है और लागू किया जाता है 1993 को जाकर। ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं इसके अंदर में, तो जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग की संरक्षण करना चाहिए। मतलब जैव विविधता को बचाओ, जो भी स्पीसीज है, जो साइकिल चेन है, अलग अलग जानवर, अलग अलग पक्षी, अलग अलग जंगलों की, उनको साइकिल चेन को बचाओ। इस तरह से बनाओ कि साइकिल चेन वापस से चलती रहे। ठीक है, और सतत उपयोग मतलब टिकाऊ उपयोग करो। ठीक है, और संरक्षण होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, टिकाऊ उपयोग होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, इसमें यहाँ पे साथ साथ ये देखा गया कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। यहाँ पे ये भी मुद्दा उठाया गया कि अगर आप जैव विविधता को बनाए रखना चाहते हो तो इसको प्रोत्साहन दो, अप्रिशिएट करो कि भाई इसको लोग और भी आकर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, प्रोत्साहन प्रदान करना है, ये भी मुद्दा बनाया गया। साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया, उठाया गया बात कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक कानूनी तथा अन्य प्रावधान करना। क्योंकि लोग जल्दी सुनना नहीं चाहते, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल शेरों की संख्या कम हो गई, गेंडों की संख्या कम हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारे जो जानवर हैं या पक्षी हैं या पौधे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चंदन की लकड़ी कटती है, ऐसा करके बहुत सारे पेड़ जंगल कटते हैं, जबकि गैर कानूनी है। ठीक है, तो उसके अंदर में यही कहा गया कि आवश्यक कानूनी प्रावधान, ठीक है, जो भी कानूनी प्रावधान है उसको लागू करना, या फिर अन्य प्रावधान जो भी आपको जिस हिसाब से लगता है कि ये रूल सही रहेगा तो उसको लेकर आओ और उसको ऊपर रोक लगाओ। इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात की गई। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये जैसे साइकिल चेन कह रहा था ना मैं बार बार, ये साइकिल चेन है कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो जैव विविधता कहलाते हैं। लास्ट आता है वन संरक्षण सिद्धांत, जंगल को बचाने के लिए लाया गया वन संरक्षण सिद्धांत। इसके अंदर में क्या हुआ कि वनों को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषणकारी तत्वों को रोकना चाहिए। ठीक है, पहला चीज ये कहा गया कि भाई जो भी जिस तरीके से वन को हानि पहुंच रहा है उसको रोको, खत्म करो उसे। ठीक है, सभी राष्ट्रों को वृक्षरोपण तथा वनों को हरा भरा बनाने में योगदान देना चाहिए। जो भी देश हैं सभी देशों को अपने देशों के अंदर में, अपने राष्ट्रों के अंदर में वृक्षरोपण करना चाहिए, उसे हरा भरा बनाने में योगदान देना चाहिए। वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि यार अगर आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वन संरक्षण में किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो तो यूज़ इस तरह से करो कि अभी जो यूज़ कर रहे हो वर्तमान की पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी चीज़ें मिले। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरी कर सके। ठीक है, इस तरह से ये नहीं है कि आप मत यूज़ करो, ऐसा नहीं करें कि हम आप यूज़ मत करो रख दो आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये नहीं है। आप भी यूज़ करो पर इस तरह से यूज़ करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। ठीक है, ये यहाँ पे मेन मुद्दे पे बात की गई। तो वन संरक्षण सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों पता होगा कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सोखते हैं। ठीक है, तो उसके कारण से क्या होता है कि पृथ्वी जो होता है ठंडक रहती है। ठीक है, इन्वायरमेंट सही रहता है, इन्वायरमेंट फ्रेश रहता है। तो इसके कारण से वन संरक्षण सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा दोस्तों आपने पृथ्वी सम्मेलन पढ़ा, जिसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, इसके अलग अलग सिद्धांतों को भी जाना आपने। इसके अंदर में कौन कौन से सिद्धांत मतलब संध्या की गई, कौन कौन से एजेंडे पे बात की गई, कौन कौन से एजेंडे प्रमुख थे, ये सारा आपने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं विश्वजीत सिंह आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है तो अब उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर से क्या पता उस बच्चे की लाइफ बने। ठीक है, और
वीडियो हम उसी चीज़ के लिए बनाते हैं यार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँचे, ज़रूरतमंदों के पास पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आइडिया है, क्या पता इसको देखकर वो सीखें और अब इन्वायरमेंट में बचाने के लिए हेल्प करें। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो यार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।